नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर। जैसा कि सीटेट के लिए हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो अगला भाग आया है उसमें आज हम लोग 4 मुख्य जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनको लेकर के आए हैं, जिनसे सभी सिद्धांतों से हर बार सीटेट में एक एक क्वेश्चन आपका सीडीपी के पार्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 4 जो सिद्धांत हैं उनको बहुत ही अच्छे वे में, और जो इनके कीवर्ड हैं क्योंकि जब भी इनसे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तब वो आपको एक प्रक्रिया देगा सवाल में और आपसे पूछेगा कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक को क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे उसने हल के सिद्धांत का वर्णन किया है तो ऑप्शन में आपको देगा बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, तो इसको कहते पुनर्बलन का भी सिद्धांत है, इसलिए इसका कीवर्ड जो है वो पुनर्बलन है। ठीक है, तो अभी आपको देखना क्या है कि इसमें किस प्रकार से सवाल आते हैं, और बहुत ही छोटे वे में मैंने सभी की समीक्षाएं लिखी हैं पॉइंट टू पॉइंट, जो आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और जो लगातार सवाल पूछे गए हैं। बस आप थोड़ा सा वीडियो के साथ में बने रहिएगा। 8, 10, 12 मिनट इतने ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप वीडियो को ना दे पाएँ। ठीक है, तो आप अगर 10-12 मिनट साथ में बने रहेंगे तो बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ, तो उससे आपको लाभ होगा और सीटेट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग नए जुड़े हैं, अगर उन्हें वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं या आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उसका उत्तर अपनी ओर से देने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि पहला आप देख रहे हैं पुनर्बलन के सिद्धांत, तो अभी स्टार्ट करना है हम लोगों को। पहला जो सिद्धांत है 4 में पुनर्बलन का। ठीक है, तो अब पुनर्बलन का सिद्धांत जो है ये पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये दिया किसने है। ठीक है, देखिए आपसे वहाँ पर ये नहीं पूछेगा क्या था, किस प्रक्रिया से वो कार्य कर रहे थे, किस पर प्रयोग किया गया, वो सब चीज़ें एक नियमित समय के लिए होती है जो अभी समाप्त हो चुकी, वो पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि इसे सी एच हल महोदय ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसे सी एच हल महोदय ने प्रतिपादित किया था, ये बात आपको याद रखनी है, और इसे पुनर्बलन का सिद्धांत या हल का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हल की 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, आपको ये याद रखनी है, एक है एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, दूसरी है ए बिहेवियर सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों पुस्तकें आपको याद रखनी है। ठीक है, इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, तो इन्होंने अपना प्रयोग जो किया चूहे और बिल्ली पर किया था। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो चूहे और बिल्ली पर किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके जो उपनाम हैं वो उपनाम क्या हैं। ठीक है, इसका जो पहला उपनाम है वो है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। उसके बाद में अगला इसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं गोल ग्रेडियंट थ्योरी, गोल ग्रेडियंट थ्योरी। गोल का मतलब कोई एक अचीवर पॉइंट है आपका, उसके लिए आपको पुनर्बलन मिला है और उसके लिए आप शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, अधिगम को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट इनका आता है कि जो हल का ये सिद्धांत है ये किसके लिए या किस चीज के लिए प्रेरित करता है, तो आवश्यकता, जो मेन कीवर्ड है हल के सिद्धांत का वो पुनर्बलन और आवश्यकता है। कहने का मतलब है यदि बालक को आवश्यकता नहीं होगी तो बालक अधिगम को नहीं ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इसमें बताया हल के अनुसार आवश्यकता ही सीखने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपको भूख लगेगी, मतलब आपको खाने की आवश्यकता है, तभी आप कार्य को करेंगे, आप खाने को खाएंगे। ठीक है, अगला आपका पॉइंट आता है स्किनर ने इनके सिद्धांत के लिए एक बात बोली है, स्किनर ने हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ कहा है। ठीक है, अगर कभी ये पॉइंट आता है कि हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ किसने कहा है, जो कि यूपी टेट में पूछा जा चुका है, तो आप कह सकते हैं कि स्किनर महोदय ने हल के सिद्धांत को सर्वोत्तम बताया है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है हल के सिद्धांत जो है ये आवश्यकता और प्रेरणा पर बल देता है। प्रेरणा का मतलब है पुनर्बलन। ठीक है, यहाँ पर प्रेरणा का मतलब है पुनर्बलन। ठीक है, तो ये आवश्यकता और प्रेरणा पर बल देता है। मैंने आपको बताया था कि जो कीवर्ड है वो आपको याद रखने हैं। पहला कीवर्ड आपका यहाँ पर आता है, पहला कीवर्ड जो आपका आएगा वो आएगा, सॉरी ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा सा, पहला जो आपका आएगा वो आएगा आवश्यकता, दूसरा आएगा आपका प्रेरणा। प्रेरणा मतलब पुनर्बलन, ये हल के सिद्धांत का मतलब है। तो ये आपके हल के सिद्धांत की एक मोटी मोटी समीक्षा है। ठीक है, आपको लगातार इन्हीं से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप सीटेट का जो सेट पेपर हल भी कर रहे होंगे, मैं आपको मतलब अपनी तरफ से अगर अपने अनुभव से बताना चाहूँगा तो अरिहंत का एक सेट पेपर आता है
कक्षा 1 से 5 का और 6 से 8 का, अगर आप उसको 2 बार भी लगा लेते हैं तो ये आप मान के चलिए 90+ नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, बस आपको उसमें ये देखना है कि जो समीक्षा की गई है सवालों की वो किस प्रकार की गई है। बाकी जो आपको नोट्स चाहिए वो मैं अपने चैनल पर आपको दे रहा हूँ। आपको सिर्फ वहाँ से क्या करना है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस को लगाना है, वो किस प्रकार से सवालों को आपको पूछ रहा है। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या वो वहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। क्योंकि मैंने जो आपके लिए यहाँ पर ये नोट्स लाए हैं सब आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं और बहुत सारी किताबों से बच सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले में एक सामाजिक सिद्धांत जो है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि इसे अल्बर्ट बंडूरा ने प्रतिपादित किया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, और इसका कीवर्ड है अनुकरण। देखिए, बालक समाज में कुछ भी सीखेगा तो वो देख कर सीखेगा, और देख कर सीखने की प्रक्रिया अनुकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसका कीवर्ड जो है आपका अनुकरण है, और ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत है जिसे अल्बर्ट बंडूरा ने 1977 में प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये है आपका क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसकी भी हम लोग पूरी समीक्षा कर लेंगे, जहाँ जहाँ से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, पहला है इसका जो प्रतिपादन किया है वो स्किनर महोदय ने किया है, BF स्किनर जो हैं उन्होंने किया है। ठीक है, 1938 में। और इन्होंने किया क्या है, इनके जो 2 प्रयोग थे, एक कबूतर पर प्रयोग था, एक चूहे पर प्रयोग था, ये दोनों बड़े सराहनीय रहे हैं। ठीक है, बड़ा महत्व तो दिया जाता है इन दोनों प्रयोगों को। तीसरा है कि जो सिद्धांत है ये वो थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर कार्य करता है, थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर कार्य करता है। अगर स्किनर से रिलेटेड कोई सिद्धांत पूछा गया है और आपसे ये कहेगा कि ये किसके नियम पर आधारित है, तो थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर यह आधारित है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है स्किनर की 2 बड़ी फेमस पुस्तकें हैं, 2 बड़ी अच्छी बुक्स हैं जो उन्होंने साइकोलॉजी पर लिखी है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और अगला लिखा है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक है, ये दोनों बुक्स आपको याद रखनी। बुक्स काफ़ी बार पूछी गई हैं पेपर में, आप नोट भी करते जाइए। ठीक है, और अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं आपको ये PDF जो आप देख रहे हैं ये वहाँ पर उपलब्ध आपको हो जाएगी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जो मैसेज कर देंगे मुझे लोग मैं उनको वहाँ पर ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है कि इनके जो ये पुस्तक है वो तो आपने देख ली। इसके बाद में इनके जो अधिगम के सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं। ठीक है, उपनाम भी जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभार वो उपनाम से सवाल पूछ देता है। ठीक है, तो पहला आपका आता है सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, मतलब क्रिया की जा रही है, कोई कार्य किया जा रहा है, वो कार्य व्यक्ति कब कर सकता है, जब वो सक्रिय होगा, जब वो सक्रिय होगा। ठीक है, अगला आपका आता है RS सिद्धांत। RS, SR नहीं है, SR होता तो थार्नडाइक में चला जाता। ठीक है, RS सिद्धांत का मतलब क्या है, रिएक्शन फिर स्टिमुलस। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है, इसका व्याख्या मैं अभी अगले पॉइंट में आपको कर दूंगा पूरी। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है व्यवहारिक सिद्धांत। व्यवहारिक सिद्धांत, ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो पूछा गया है कई बार। इन्होंने परंपरागत थ्योरी जो SR थी उसे बदलकर RS कर दिया था। कहने का मतलब है, थार्नडाइक का कहना था पहले स्टिमुलस होता है, पहले कोई ना कोई जो उद्दीपन है वो होता है, फिर व्यक्ति रिएक्ट करता है, मतलब अनुक्रिया करता है, तो उसे कहते थे SR, स्टिमुलस रिएक्शन। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि नहीं, पहले कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पहले व्यक्ति क्रिया करे फिर स्टिमुलस हो। कहने का मतलब है पहले रिएक्शन फिर स्टिमुलस। तो ये चीज़ जो है स्किनर महोदय ने, जो BF स्किनर साहब हैं, उन्होंने इसको बदल दिया था। बदल देने का मतलब क्या है, थार्नडाइक ने जो SR थ्योरी दी थी उसको इन्होंने RS में बदल दिया था। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ये सिद्धांत जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1 नंबर का आपको इससे ज़रूर मिलेगा, और 1-2 पॉइंट इसमें ऐसे लिखे हैं जो रेगुलर पूछे गए हैं, चाहे आप CTET ले लीजिए चाहे आप UP टेट ले लीजिए। ठीक है, इसमें आपका आता है गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, शायद DLED में इसको नहीं पढ़ाया जाता है परंतु आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं कि गुथरी महोदय ने बताया क्या है। गुथरी महोदय के अनुसार उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच में पुनर्बलन पर सहचर्य स्थापित नहीं होता। देखिए, उनको कहना था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उद्दीपन हो फिर अनुक्रिया, गलत लिख गया है, अनुक्रिया हो गया है, ये अनुक्रिया है। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हुआ है तो आप लोग ध्यान रखें, ये अनुक्रिया है, अनुक्रिया।
ठीक है, ये अनुक्रिया है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये अनुक्रिया है। उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच में पुनर्बलन पर सहचर्य स्थापित नहीं होता, बल्कि इन दोनों के मध्य समीपता के आधार पर होता है। अब पहले इनका कहने का मतलब समझ लीजिए। कहने का इनका मतलब था, यदि कोई व्यक्ति उद्दीपन के बाद अनुक्रिया कर रहा है तो बीच में कुछ ना कुछ, जैसे उद्दीपन है, उसने कलाम साहब को पढ़ा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़ा, अब वो अनुक्रिया क्या करेगा, अब वो अनुक्रिया करेगा कि उसे साइंटिस्ट बनना है, उसके लिए वो कार्य में जुट जाएगा। तो उसके लिए वह पुनर्बलन किससे लेगा, लगातार कलाम साहब से वो पुनर्बलित होता रहेगा, प्रेरित होता रहेगा और उनके साथ एक संबंध स्थापित कर लेगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया सहचर्य स्थापित कर लेगा, लेकिन इनका कहना था कि नहीं, कब करेगा, जब मध्य में समीपता के आधार पर होता है। जितना हम व्यक्ति के समीप रहेंगे उतना ज़्यादा हम पुनर्बलित हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बस कभी कभार क्या होता है, ये स्टेटमेंट आ जाता है पूरा और ये पूछ देते हैं किसके अनुसार है। ठीक है, तो ये गुथरी के अनुसार है। उसके बाद में इनके जो एक नाम इनका है, जो उपनाम एक ही है, उद्दीपन अनुक्रिया समीप सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं समीपस्थ सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया समीपस्थ सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत तो आपने पढ़ा, ठीक है, ये थॉर्नडाइक वाला। उसके बाद उन्होंने क्या जोड़ा, इसमें सिर्फ समीप जोड़ दिया, या समीपस्थ सिद्धांत, समीप जोड़ दिया। समीप कहाँ से जोड़ा, उन्होंने ये चीज बताई कि मध्य में समीपता का आधार होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट एक आता है, अगला पॉइंट आपका आता है कि इनके अनुसार पुनर्बलन एक यांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, यंत्रवत कार्य करती है, मतलब बालक को पुनर्बलन दिया गया तो पढ़ेगा, नहीं दिया गया तो नहीं पढ़ेगा। इनका मानना था कि एक यंत्रवत कार्य हो रहा है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लगातार पूछा गया है, चौथा पॉइंट, इनके पूरे अधिगम सिद्धांत में ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इनके अनुसार पुरस्कार एवं दंड दोनों को स्वीकार नहीं किया गया है सिखाने के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने में दंड को स्वीकार नहीं किया, तो ये तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक नई बात बताई कि पुरस्कार को भी इन्होंने शामिल नहीं किया, जबकि बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने पुरस्कार को शामिल किया है पुनर्बलन देने के लिए, परंतु इन्होंने सीखने के लिए पुरस्कार को भी महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हमारे जो 4 सिद्धांत थे हम लोगों ने उसको पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अगला जो आपके आएंगे कोहलर है, कोहलर का सिद्धांत है, या और जो अधिगम के सिद्धांत है उनको मैं लेकर के आऊँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लोगों के लिए लेके आया था जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।